नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। इसी बीच एटीएस ने लखनऊ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में छापेमारी की है। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले की आंच लखनऊ तक पहुंच गई है। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के घर पर छापेमारी की गई है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी पहुंचे। कहां कहां दिल्ली धमाका हुआ और एक्शन किस तरीके से लिया गया, हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे कि हुआ कैसे और इसके बाद जैसे ही दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ, दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी एटीएस की छापेमारी। सिद्धार्थ प्रताप सिंह मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि शाहिद के जो नाम सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये जब स्कूल टाइम में थी, छात्रों के साथ जब ये पढ़ाई करती थी, छात्रों का ब्रेन वॉश करती थी। सबसे पहले अभी ताजा अपडेट क्या है सिद्धार्थ, आप बताइए।
शाहीन जो है जमात उल मोइनात की सक्रिय सदस्य थी और वो चीफ कमांडर थी। कहीं ना कहीं ये संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और जिसका जो सरगना है मसूद अजहर है। और आपको बता दें इसकी बहन द्वारा ये संगठन चलाया जाता था और भारत में शाहीन इसको कहीं ना कहीं लीड कर रही थी। और शाहीन को ये जिम्मेदारी मिली थी कि खास करके वो जो स्कूल की लड़कियां हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, जो जिनकी मानसिकता थोड़ी जिहादी, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। और कहीं ना कहीं लगातार जो लोग कट्टरपंथी मानसिकता थे उनको अपने साथ जोड़ने की जिम्मेदारी थी। और आपको बता दें जिस तरीके से खबरें निकल कर सामने 52 से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिससे लगातार बात करती थी। और आपको बता दें कि ये उन लोगों को भी उन महिलाओं के भी संपर्क में रहती थी जिनके घर वाले या परिवार वाले किसी भी तरीके से आतंकी गतिविधि में, जिनके पति जेल में है, उनको कहीं ना कहीं भड़काती थी। और ये लगातार भारत में जिहाद की बात करती थी और ये उन्हीं लोगों को अपने साथ जोड़ती थी, उन्हीं लड़कियों को अपने साथ जोड़ती थी जिनकी मानसिकता कट्टरपंथी होती थी। तो 52 से ऐसे 52 जो है जो संख्या है ऐसी जो छात्राएं हैं उनको कहीं ना कहीं इसने अपने साथ जुड़ा था, जो इसके लगातार इसके संपर्क में थी। और आपको बता दें लगातार अब जांच एजेंसियां उनसे भी पूछताछ कर रही हैं और डाटा खंगाला जा रहा है कौन कौन सी ऐसी बच्चियां थी जिससे ये बात करती थी। और खास करके जब इसने स्कूल छोड़ा था तब भी ये लगातार इसी तरीके से हरकत करती थी। और आपको बता दें कि 2003 में जो कानपुर में कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में थी, KGMB में, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको इसने 2003 में कहीं नौकरी छोड़ दी हुई बिना बताए, फिर इसे बर्खास्त कर दिया गया था। और आपको बता दें कि लगातार ये कहीं ना कहीं इस तरीके से गतिविधियां करती थी। इसके परिवार वाले कहते हैं ये हमारे संपर्क में नहीं थी। और आपको बता दें कि इसका जो पहले पति हैं उनका कहीं ना कहीं आज स्टेटमेंट है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है और ये अपने बच्चों तक से मिलने नहीं जाती थी शाहीन जी। बिल्कुल, देखिए आप बच्चे से भी मिलने नहीं जाती थी और लंबे समय से लखनऊ आई भी नहीं है शाहीन, लेकिन अब लखनऊ में भी पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है, ये परिवार का कहना है। लेकिन जांच एजेंसियां ये जानना चाहती, हो सकता है कि जब बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, तो हो सकता है शाहीन कभी न कभी बातचीत करती हो या कुछ इस तरीके की भी एंगल जांचने में लगी हुई है ATS की टीम और छापेमारी भी किए। देखिए सौरभ, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरी अभी तक जितनी छापेमारी की गई, देखिए इसका जो फोन था उससे ये निकल कर सामने आया है। उसके घर वाले भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि वो फोन से कहीं ना कहीं अपने माता पिता से बात करती थी और अपने भाई जो परवेज, जिसकी पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो भी डॉक्टर है, और पूरा परिवार कहीं ना कहीं भाई बहन दोनों डॉक्टर हैं और वो उनसे लगातार संपर्क में थी। दोनों भाई बहन कुछ ज्यादा ही लगातार फोन कॉल्स जो निकल कर सामने अभी तक जो सूत्रों से खबर निकल कर सामने आई है उनसे लगातार वो लोग बातचीत करते थे। माँ के संपर्क में थी, बस इसका जो इसके पहले पति थे उसके संपर्क इसका पूरी तरीके से टूट चुका था। जो बच्चे हैं वो पहले पति के साथ रहते हैं और इसका जो बॉयफ्रेंड है मुजम्मिल, अब वो उसी के साथ रहती थी जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और शाहीन की गिरफ्तारी चुकी है। शाहीन से भी लगातार पूछताछ करी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि ये गरीब जो महिलाएं थी उनको भी टारगेट बनाती थी, उनको भी कहीं ना कहीं ये बताती थी कि आइए हमारे साथ जुड़िए। और ये भारत में कहीं ना कहीं महिलाओं में एक जिहाद पैदा करना चाहती थी और ये इसकी सोच पूरी तरीके से जिहादी थी। और जो भी थोड़ा भी लगता था कि आसानी से ये सॉफ्ट टारगेट है, जो कट्टरपंथी विचारधारा, उनको अपने साथ जोड़ लेती थी। तो कहीं ना कहीं कई सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने काफी चौंकाने वाले। और आपको बता दें कि जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है ये कहीं ना कहीं बड़े खुलासे अभी और होने हैं, जल्द होंगे। और आपको बता दें कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसकी मानसिकता यहाँ तक निकल के सामने आ रहा है कि ये पहले भी कहीं ना कहीं विस्फोटक 2 साल से लगातार ये विस्फोटक अपने साथ इकट्ठा करे, तो आप समझ सकते हैं इसकी मानसिकता किस तरीके से थी। और कहीं ना कहीं जो बच्चियां थी जिनके साथ जिनको अपने साथ जोड़ती थी उनको भी कहीं यही बताती थी कि आइए भारत के खिलाफ जिहाद की बात करती थी। और जो फोन जिसके मोबाइल्स मिले उसमें भी कहीं ना कहीं काफी कुछ निकल कर सामने है। तो आपको जल्द और खुलासे होंगे, कई और लोग रडार पर हैं और जल्द और गिरफ्तारी हो सकती है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है। और शाहीन के संपर्क में और कौन कौन लोग थे इसकी भी कहीं ना कहीं जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि शाहीन के कुल जो बताया जा रहा है कि कुल 52 ऐसे छात्र हैं जिनसे ये संपर्क में, छात्र हैं जिनके ये संपर्क में थी और जिनसे ये लगातार बातचीत करती थी। अब देखना यह है कि उनसे पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है। इसके भाई परवेज, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, परवेज से भी कहीं NIA अब जल्द पूछताछ करेगी। UP ATS ने कहीं ना कहीं NIA को सौंप दिया, NIA उससे जल्द पूछताछ करेगी। अब देखना यह है कि आगे क्या निकलकर सामने आता है। और आपको बता दें कि सहारनपुर में भी लगातार जिस तरीके से इसके तार जोड़े जा रहे हैं जी। बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर बात किया जाए इस बार जो लोग पकड़े गए हैं डॉक्टर्स ज़्यादातर उसमें हैं। अब सवाल उठता है कि इतने पढ़े लिखे लोग डॉक्टर्स जिनको
मेडिकल की इतनी जानकारी होती है, वो इस तरीके की आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद देश विरोधी घटनाओं में वो पकड़े जा रहे हैं। तो फिर ये कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार ये जनरेशन जा कहाँ रहा है इस तरीके का। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इनकी जिम्मेदारी क्या थी? इनकी जिम्मेदारी थी लोगों की सेवा करना। आप डॉक्टर्स बने थे, आपकी जिम्मेदारी थी लोगों की सेवा करना, और आपने तो देश में कहीं ना कहीं इस तरीके की गतिविधियों में जाकर आप कहीं ना कहीं जुड़ गए जाकर, तो ये काफ़ी चौंकाने वाला था। और ये वाइट कॉलर टेररिज्म की तरफ आता है, वाइट कॉलर इको टेररिज्म इसको कैसे कहा जाता है। और आपको बता दें कि ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। आप समझिए कि इनकी ये किस तरीके से ब्रेन वॉश तक ये लोग करते हैं। आप 2-2 साल से लोगों का ब्रेन वॉश करते थे। जो सूत्र बताते हैं कि अगर कोई 1 या 2 बार में इनसे बात करने की कोशिश नहीं करता तो फिर इन्हें कई वीडियोस दिखाए जाते थे, उसके बाद इनका ब्रेन क्रॉस किया जाता था। पूरी तरीके से ये लोगों का ब्रेन वॉश करते थे। जो इनके साथ नहीं जुड़ना चाहता है तो उसको फिर अलग अलग तरीके से जोड़ने की कोशिश की जाती थी। किसी को पैसा देकर, किसी को ये बताकर आपको अगर आप जिहाद करेंगे तो आप सीधे कहीं ना कहीं स्वर्ग में जाएंगे, तो इस तरीके से बताया जाता था। और लगातार ये बताया जाता था आप इसीलिए भेजे गए। तो कहीं ना मेन पूरी ये कोशिश की जाती थी कि इनका ब्रेन वॉश किया जाए, इनको अपने साथ जोड़ा जाए, और खास करके इसको जो जिम्मेदारी थी वो महिलाओं को जोड़ने की थी। और इसके जो आका लगातार कहीं पाकिस्तान में बैठे थे, वो इसको जो जिस तरीके से वहां निर्देश मिलता था उस तरीके से यहाँ पर काम करती थी। जी चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज पर एक्शन। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि परवेज को यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। यूपी एटीएस अब पूछताछ करेगी। डॉक्टर परवेज को दिल्ली लेकर गई, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। डॉक्टर परवेज से एनआईए की टीम अब पूछताछ करेगी, ये बड़ी जानकारी है। तो यूपी एटीएस डॉक्टर परवेज को दिल्ली लेकर गई है, अब पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। तो डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज पर एक्शन देखने को मिल रहा है। परवेज को उत्तर प्रदेश एटीएस ने हिरासत में लिया और इसके बाद यूपी एटीएस डॉक्टर परवेज को दिल्ली लेकर गई, ये सूत्र बता रहे हैं। डॉक्टर परवेज को एनआईए अब अपने इन्वेस्टिगेट करेगी, इंट्रोगेट करेगी, पूछताछ करेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पर डॉक्टर परवेज से अब पूछताछ की जाएगी। तो शाहीन का भाई है डॉक्टर परवेज। वर्षा शाही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रही है। वर्षा, डॉक्टर परवेज को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, अब दिल्ली एनआईए को सौंप दिया गया है। दिल्ली एनआईए अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट करेगी, इंट्रोगेट करेगी। डॉक्टर परवेज से क्या जानकारी है बताइए। देखिए, क्योंकि परवेज की गिरफ्तारी कल ही कर ली गई थी, उसके बाद आईएम रोड पर स्थित उसके घर पर तलाशी ली गई थी, जहां पर बहुत सारी चीज़ें, कई दस्तावेज और मोबाइल बरामद हुए थे। लेकिन उसके बाद जो एटीएस है उसने शाम को एटीएस कार्यालय पर परवेज को लेकर गई थी, जहां पर उससे पूछताछ की गई थी। उसके बाद सुबह उसको दिल्ली एनआईए कोर्ट को दे दिया गया था। वहां पर एनआईए पूरी तरीके से पूछताछ करेगी कि आखिर किस तरीके से वो दिल्ली ब्लास्ट में शामिल था, किस तरीके की प्लानिंग रखी जा रही थी, और आखिर परवेज इस प्लानिंग में क्या क्या काम कर रहा था, उसको कितनी जिम्मेदारी दी गई थी और ये प्लानिंग कहां तक की जा रही थी। ये सारी चीजों की जानकारी अब परवेज से एनआईए लेगी और ये जानेगी कि ये प्लानिंग कितनी दूर तक जा रही थी और कैसी प्लानिंग रखी गई थी। परवेज की गिरफ्तारी के साथ साथ शाहीन भी जब फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई थी तो उससे बहुत सारी चीज़ें पूछताछ में निकाली गई। और अब जब धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें खुलती जा रही है तो ये पता चल रहा है कि आखिर दिल्ली ब्लास्ट की जो प्लानिंग थी उससे बड़ी प्री प्लानिंग की गई थी, लेकिन आनन फानन में ये ब्लास्ट हुआ। उसके साथ साथ कितनी बड़ी टीम इनके साथ अटैच थी। वाइट कॉलर टेररिज्म का जिस तरीके से नाम आ रहा है, जिस तरीके से डॉक्टरों की जो टीम निकल कर सामने आ रही है, उससे ये पता चल रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी टेररिज्म का शिकार इस तरीके से हो सकते हैं जैसे शाहीन, परवेज और इन सभी लोगों का नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल वर्षा, अब जैसा कि आप व्हाइट कॉलर टेररिस्ट की ये जो बातें आई हैं और डॉक्टर पर लोग बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर जो हैं, जो अभी निकल कर सामने आए हैं, इन पर तो विश्वास कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर तो विश्वास किया जाता है, बिना उन पर विश्वास नहीं किए ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग जो निकल कर सामने आए हैं, ये तो देश विरोधी हैं और ये तो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए अब, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेररिस्ट की आप बात कर रही हैं, अब ना जाने कहां कहां इनके तार जुड़े होंगे। अब खंगाले जाएंगे, निकाले जाएंगे, छन्नी से छाने जाएंगे और कई चीजें निकल कर सामने आएंगी।
देखिए, बिल्कुल कहते हैं कि डॉक्टर पर आपको पूरी तरीके से विश्वास करना होता है, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं, जब आपके साथ कोई चीज़ें होती है, तो यही डॉक्टर आपके लिए भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन जब ऐसे ही डॉक्टर इस तरीके की बड़ी गतिविधि में शामिल हो, आतंकवादी गतिविधि हो जिसमें इन पर विश्वास ना किया जा सके, तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसी चीज़ों से बहुत सारे जो आग के पर्दे हैं वो खुलते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ये चीज़ें सामने आई कि डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं, डॉक्टरों की लिस्टिंग सामने आ रही है, डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि वो कहीं न कहीं इस आतंकवादी गतिविधि में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस आतंकवादी गतिविधि के आने के बाद अब जो विश्वास है वो कहीं न कहीं आँखों से उठ चुका है कि आप व्हाइट कॉलर टेररिज्म की जो बात लगातार अब सामने रखी जा रही है, इस आतंकवादी गतिविधि के बाद ही ये समझ में आ रहा है कि कैसे प्री प्लानिंग की जाती थी। पहले ये कहा जाता था कि ये जो टेररिज्म का शिकार लोग होते हैं, जिनको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, पैसे का सहारा लेते हैं लोग। पैसे की कमी होने की वजह से वो उस तरीके की चीज़ों में जाते हैं, लेकिन इनके पास लाखों रुपए हर महीने पहले से आ रहे थे। ये डॉक्टर प्रोफेशन में रहते हुए लाखों रुपए ऐसे ही कमा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरीके की चीज़ों का शिकार हो रहे थे। एक तरफ जहाँ जैश ए मोहम्मद का नाम आया कि उसके विंग कमांडर की महिला की सबसे प्रमुख कमांडर थी, और उसके बाद भी जो वो प्लानिंग कर रही थी, जो लोगों को शामिल कर रही थी अपने साथ, वो लोग भी कहीं न कहीं पढ़े लिखे ही नज़र आ रहे थे। पढ़े लिखे होने की साथ-साथ कितने कट्टरपंथी हैं, ये भी देखा जा रहा था। तो मतलब पहले दिमाग पढ़ा जाता है इनके द्वारा कि आखिर ये कितने कट्टरपंथी हैं, कितने इनकी सोच किस तरीके की है, क्या ये शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके बाद इनको शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद पूरी तरीके से इनके दिमाग का ब्रेन वॉश किया जाता है, और ब्रेन वॉश करने के बाद इस तरीके का अंजाम देखने को मिलता है, जैसा दिल्ली ब्लास्ट में हुआ। चाहे वो ब्लास्ट आनन फानन में हुआ हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी निकल कर सामने आने वाली है। वर्षा शाही, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से खबर, जहां पर आतंकियों के निशाने पर था राम मंदिर। राम मंदिर को बम से उड़ाने के मंसूबे फेल हो गए हैं। दिल्ली धमाके के बाद पकड़े गए आतंकियों का खुलासा। राम मंदिर और वाराणसी आतंकियों के निशाने पर। शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को रखा था एक्टिव। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। लेकिन इनके मंसूबे साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनिल। पकड़े गए आतंकियों के मंसूबे इतने खतरनाक थे, उनमें से यह भी कहा जा रहा है कि इनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर, वाराणसी भी था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अभी वहां पर जो सुरक्षा है किस तरीके से किया गया है, या और क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने इनके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया है। क्या अभी ताजा अपडेट है, आप बताइए। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में आतंकी घटना हुई और तमाम जगह जो आतंकी पकड़े गए हैं, जब ये पता चलता है कि उनकी निशानी सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर को लेकर आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार एक दृढ़ रणनीति बनाई जाए, एक सुदृढ़ रणनीति बनाई जाए, क्योंकि 25 तारीख को यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। कई मामले में यहाँ की सुरक्षा को लेकर जो जितने भी यहाँ पर सुरक्षा के इक्विपमेंट पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है, जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरह से एक्टिव मोड पर हैं, जो भी संदिग्ध दिख रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर बात करें तो चलिए अनिल, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों बाकी कानपुर से जानकारी, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 9